जय जिनेन्द्र। आज हम NCERT 11th अर्थशास्त्र में सांख्यिकी अध्याय 1 परिचय के अंतर्गत पार्ट 1 में जो आपकी बुक है उसमें से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस बार आपके जो माध्यमिक शिक्षा मंडल के एग्ज़ाम होंगे उसमें भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे 30%। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए ये मॉड्यूल तैयार किया गया। यदि आप NCERT की पूरी बुक पढ़ लेते हैं तो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको अपने साथ एक पेन रखना है, 2 कलर का पेन रखें तो ज़्यादा अच्छा है। एक में क्वेश्चन को अंडरलाइन करें और एक से आप आंसर को अंडरलाइन करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि हम अर्थशास्त्र का अध्ययन क्यों करते हैं। हम अर्थशास्त्र का अध्ययन इसलिए करते हैं क्योंकि अर्थशास्त्र प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का अंग है, चाहे वह क्रेता हो, विक्रेता हो, उत्पादक हो, नियोक्ता हो, कर्मचारी हो, हर व्यक्ति के जीवन का अंग जो है वो अर्थशास्त्र है। इन सभी वर्ड्स की परिभाषा क्या है हम बुक में देखें। चलिए तो हम हर पॉइंट में ये देखेंगे कि क्वेश्चन क्या बन सकता है और आपको उसको ब्लू और रेड पेन से क्वेश्चन को अंडरलाइन और आंसर को अंडरलाइन करना है। फर्स्ट पैराग्राफ में क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के आधुनिक अर्थशास्त्र के प्रवर्तक कौन है, और ब्लू से अंडरलाइन कर देना मार्शल। आधुनिक अर्थशास्त्र के प्रवर्तक मार्शल हैं। अब एक कन्फ्यूज़न जो क्रिएट होता है, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है। तो अर्थशास्त्र के जनक जो हैं वो एडम स्मिथ हैं और आधुनिक अर्थशास्त्र के प्रवर्तक कौन है, मार्शल हैं। तो ये आप अलग से लिख लीजिए कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है, एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के जनक हैं। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है कि यह परिभाषा किसकी है कि जीवन के सामान्य कारोबार के संबंध में मनुष्य जीवन से के अध्ययन से संबंधित है। तो यह परिभाषा मार्शल की है। इसे हम समझते हैं। जीवन के सामान्य कारोबार का मतलब होता है जिन दिन प्रतिदिन हम जो भी आर्थिक गतिविधियां करते हैं, उत्पादन, उपभोग, विनिमय, तो वे सभी चीज़ें किस में आएंगी, जीवन के सामान्य व्यवसाय में। तो मार्शल ने क्या कहा कि अर्थशास्त्र मानव जीवन का अध्ययन क्यों करता है, जीवन के सामान्य व्यवसाय के संबंध में करता है कि दिन प्रतिदिन वह कौन सी आर्थिक क्रियाएं करता है, सामान्य क्रियाएं करता है। अगला क्वेश्चन है कि उपभोक्ता किसे कहते हैं। जब आप वस्तु खरीदते हैं, मान लीजिए आप दुकान पर गए और आपने एक पेन को खरीदा, तो आप क्या कहलाएंगे, आप उपभोक्ता कहलाएंगे क्योंकि आपको लिखने की आवश्यकता थी और इस पेन ने आपकी उस आवश्यकता को पूरा कर दिया। तो उपभोक्ता कौन होता है, जो अपनी आवश्यकता की संतुष्टि के लिए वस्तुएं और सेवाएं खरीदता है। तो जब आप वस्तुओं को खरीदते हैं तो आप क्या कहलाते हैं, आप उपभोक्ता कहलाते हैं और उससे आपकी आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है। अगला क्वेश्चन है विक्रेता कौन होता है। आप एक दुकान है आपकी और कोई वस्तु खरीदने आया और आपने वस्तु उसको बेच दी, तो आप क्या कहलाएंगे, विक्रेता कहलाएंगे। तो विक्रेता कौन होता है, जो वस्तु को बेचता है। यहाँ इम्पोर्ट क्वेश्चन तो है विक्रेता किसे कहते हैं, बेचता है भी आपको समझ में आ गया, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि स्वयं के लाभ के लिए वो वस्तु को बेचता क्यों है, स्वयं के लाभ के लिए जो बेचता है वह कौन कहलाता है, विक्रेता। आप दान में किसी को वस्तु दे दें तो भी वही क्रिया होगी, लेकिन आप विक्रेता नहीं कहलाएंगे, दानदाता कहलाएंगे। अब उत्पादक कौन होता है, जो वस्तुओं का उत्पादन करता है वह उत्पादक होता है। और वस्तुओं के साथ सेवा भी जो प्रदान करते हैं, जैसे डॉक्टर, कुली, टैक्सी ड्राइवर, ये सभी सेवा प्रदान करते हैं, तो ये सेवाओं का उत्पादन करते हैं, तो ये क्या कौन हो जाएंगे, उत्पादक। यानी एक व्यक्ति ने मान लीजिए अपने खेत में गेहूं को बोया, तो वो क्या कहलाएगा, उत्पादक कहलाएगा। तो उत्पादक क्या करता है, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है, उसे हम उत्पादक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कर्मचारी किसे कहते हैं। कर्मचारी का अर्थ है कि आप
किसी कोई कंपनी है और उसमें आप काम करते हैं, उसके बदले में आपको पारिश्रमिक प्राप्त होता है, तो आप क्या कहलाएंगे? कर्मचारी। तो यहाँ पारिश्रमिक वर्ड इम्पॉर्टेंट है कि जब आप कोई नौकरी करते हैं, दूसरों के लिए कार्य करते हैं और उसके बदले में आपको पारिश्रमिक प्राप्त होता है, तो आप क्या कहलाएंगे? कर्मचारी। नियोक्ता किसे कहते हैं? मान लीजिए कि आपकी एक फर्म है और उस फर्म में आपने बहुत सारे लोगों को काम दिया हुआ है, तो आप क्या कहलाएंगे? आप कहलाएंगे नियोक्ता। दूसरा नियोक्ता क्या हो सकता है कि आप मान लीजिए एक डॉक्टर हैं और आप बहुत सारे पेशेंट को सेवा प्रदान करते हैं, तब भी आप क्या कहलाएंगे? आप कहलाएंगे नियोक्ता। तो नियोक्ता कौन होता है? जो भुगतान लेकर अन्य व्यक्तियों को सेवा प्रदान करता है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, बैंकर, टैक्सी ड्राइवर आदि। इसके बाद है आपका कि आगे आपकी बुक में दिया है कि आर्थिक क्रिया क्या होती है। तो यहाँ जितने भी लोग काम कर रहे हैं वे सारे काम जो है कुछ ना कुछ धन कमाने के लिए कर रहे हैं, तो इन सभी की जो क्रियाएं हैं वो आर्थिक क्रियाएं कहलाएंगी। आगे आपकी बुक में अलादीन की स्टोरी बताई गई है कि जो अलादीन था उसके पास जो एक अलादीन था उसके पास जादुई चिराग था और उसमें से एक जिन निकलता था। अलादीन जो भी इच्छा करता था जिन उसकी पूर्ति कर देता था, परंतु वास्तविक जीवन में क्या होता है? वास्तविक जीवन में हमारी आवश्यकताएं तो कैसी हैं? अनंत हैं, बहुत सारी आवश्यकताएं हमारी, लेकिन उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमारे पास साधन यानी पैसा कैसा है? सीमित है। आपकी पॉकेट मनी सीमित होती है और आपको इच्छा होती है इतनी सारी चीज़ खरीदने की। अब आपके पास कोई जादुई चिराग तो है नहीं जिसको घिस कर आप पैसे निकालें और इन सबको खरीद सकें, तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें चयन करना पड़ता है। तो दुर्लभ जो हमारे पास साधन है यानी धन जो है वो सीमित है, उसका अभाव है और अभाव सारी समस्याओं की जड़ है। अब जो हमारा धन है वो क्या है? वैकल्पिक प्रयोग वाला है, यानी इसी धन से हम ये भी खरीद सकते हैं, ये भी खरीद सकते हैं, ये भी खरीद सकते हैं, लेकिन हमारे साधन क्या हैं? सीमित हैं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? चयन करना होगा। जो अधिक तीव्र आवश्यकता होगी उसकी हम पहले पूर्ति करेंगे और जो कम तीव्र आवश्यकता होगी उसकी हम बाद में पूर्ति करेंगे। आपने रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर कई कतारें लगी देखी होंगी। कतारें क्यों लगी रहती हैं? क्योंकि जो बस होती है उसमें सीट्स जो हैं वो सीमित रहती हैं और जाने वाले लोग बहुत अधिक होते हैं, तो अब अभाव की समस्या होती है। ऐसे ही यदि हम रेलवे स्टेशन पर जाएं तो वहाँ भी हमें टिकट के लिए भीड़ भाड़ का सामना करना पड़ता है। कोई फिल्म हम देखने जाएं तो भी हमें क्या करना पड़ेगा? भीड़ भाड़ का सामना। तो ये जो अभाव है इसके कारण हमें क्या होता है? चयन करना पड़ता है। जिनके पास साधन होते हैं उन्हें वह वस्तु मिल जाती है और जिनके पास साधन नहीं होते उन्हें वह वस्तु नहीं मिल पाती है। अब जो एक उत्पादक होता है उसे भी क्या करना पड़ता है? चयन की समस्या का सामना करना पड़ता है। कैसे? कि उसके पास भूमि जो है वो क्या है? सीमित है। उसी पर वह फल लगा सकता है, सब्जी लगा सकता है, तो उसे चयन करना होता है कि उसमें वह किस वस्तु का उत्पादन करे। तो इस प्रकार हमने देखा कि चयन की समस्या ही अर्थशास्त्र की मूल समस्या है। अब आगे आपके बुक में क्वेश्चन है कि आर्थिक क्रिया क्या होती है? आर्थिक क्रिया यानी जो धन प्राप्त करने के लिए क्रिया की जाती है वह आर्थिक क्रिया होती है और जीवन के आम कारोबार भी आर्थिक क्रियाओं को ही कहा जाता है। आर्थिक क्रिया जो होती है उसके माध्यम से व्यक्ति जो है लाभकारी रूप से किसी कार्य में नियोजित होता है, यानी आर्थिक क्रियाओं को करने से व्यक्तियों को लाभ होता है। तो आर्थिक क्रियाएं धन प्राप्त करने के लिए की जाती हैं, लाभ के लिए की जाती हैं और इन्हें जीवन का आम कारोबार कहा जाता है। अब आगे आपको वही एक कहानी दी है अलादीन जादुई चिराग की। बिना दिए कुछ नहीं मिलता, मतलब हमें कुछ प्राप्त करना है तो समय धन कुछ भी देना होगा।
वास्तविक जीवन में क्या होता, अलादीन के पास तो चिराग था, लेकिन वास्तविक जीवन में हम इतने भाग्यशाली नहीं हैं। हमारी जो इच्छाएं होती हैं वो तो कैसी होती हैं, असीमित होती हैं, लेकिन उसकी पूर्ति के लिए हमारे पास कोई जादुई चिराग नहीं है। हमारा जो जेब खर्च है वह सीमित होता है, और हम बहुत सारी वस्तुओं में से हमें चुनाव करना होता है कि जो हमें ज़्यादा आवश्यक वस्तु है उसे हम चुन लेते हैं। तो इस प्रकार अर्थशास्त्र का मूल जो है सबक ये है कि हमें ज़्यादा आवश्यक वस्तुओं को चुनना चाहिए और कम आवश्यक वस्तुओं को छोड़ देना चाहिए। अब अभाव की समस्या जो है, ये आपको क्वेश्चन है कि आर्थिक समस्या की जड़ क्या है, तो आंसर है अभाव। अभाव हमें कहीं बहुत अधिक जगह देखने, जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, फिल्म देखने जाएं तो सब जगह हमें अभाव की समस्या देखने मिलती है कि बहुत सारे लोग उनका उपयोग करना चाहते हैं, लेकिन जिनके पास धन है वही रेल, बस या सिनेमा घर का उपयोग कर सकते हैं। अब जो उत्पादक है उसको भी अभाव की समस्या का सामना करना पड़ता है कि उसके पास संसाधन जो हैं वो सीमित है, भूमि सीमित है, श्रमिक सीमित हैं। अब वह उनका वैकल्पिक प्रयोग भी कर सकता है, यानी उसी से वह फल का उत्पादन भी कर सकता है और उसी से वह सब्जी का उत्पादन भी कर सकता है। तो उसे वैकल्पिक प्रयोग में से चयन करना होता है कि वह किस प्रयोग में अपने संसाधन को लगाए जिससे कि उसे लाभ अधिकतम हो। अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम कई गतिविधियों का अध्ययन करते हैं। इनमें पहली गतिविधि है उपभोग। अब उपभोग क्या होता है, उपभोग में हम किन बातों का अध्ययन करते हैं। जैसे आप बाज़ार जाते हैं तो आपको लगता है कि हमें ये सभी वस्तुओं की आवश्यकता है, आप इनका उपयोग करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास जो साधन हैं और वस्तुओं की जो कीमत है उसे देखते हुए आप क्या करते हैं, कुछ ही वस्तुओं का चयन करते हैं जिनकी कि आपको तीव्रता है यानी आवश्यकता अधिक है। और आपके जो साधन होते हैं, आपका जो धन है वो कैसा है, वैकल्पिक प्रयोग वाला है। इसी धन से आप ये भी खरीद सकते हैं, ये भी खरीद सकते हैं, ये भी खरीद सकते हैं। तो उपभोग अर्थशास्त्र में हम इस बात का अध्ययन करते हैं उपभोग के अंतर्गत कि आप कम से कम साधन का उपयोग करके अधिकतम आवश्यकताओं की संतुष्टि कैसे कर सकते हैं, जिससे कि आपकी संतुष्टि कैसे हो, अधिकतम हो। अब अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम उपभोग का भी अध्ययन करते हैं। अब ये उपभोग क्या होता है, उपभोग का तो हम अध्ययन कर चुके। उत्पादन का अध्ययन करते हैं। अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम उत्पादन का अध्ययन करते हैं। अब ये उत्पादन क्या होता है, अब ये एक उत्पादक सोचता है कि मेरे पास ये धन है, अब मैं इस धन से चाहूँ तो गेहूँ उगा सकता हूँ, चाहूँ तो चावल उगा सकता हूँ। अब जो धन है वो वैकल्पिक प्रयोग वाला है, तो अब मैं इस धन को किस तरह से व्यय करूँ जिससे कि मैं कम से कम जो कॉस्ट है, जो लागत है वो मेरी कम से कम हो और मेरा प्रोडक्शन जो है अधिकतम हो, जिससे कि मुझे अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति हो सके। तो इस बात का अध्ययन उत्पादन के अंतर्गत किया जाता है। अब अर्थशास्त्र में हम वितरण का अध्ययन करते हैं। अब ये वितरण क्या होता है, वितरण का अर्थ है कि ये बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मिलकर किसी वस्तु का उत्पादन किया, बहुत सारे पेड़ लगाए, ठीक है। अब एक व्यक्ति जो है इसने क्या किया कि इस पेड़ को लगाने के लिए इस व्यक्ति ने कुछ धन दे दिया कि आप इससे बीज खरीद लो। इस व्यक्ति ने क्या किया, इस पेड़ को लगाने के लिए ज़मीन दे दी, तो ये भूमिपति हो गया, इसने पूंजी दी, पूंजीपति। इस व्यक्ति के पास कुछ नहीं था तो उसने अपने श्रम दिया, यानी उसने श्रम करके इसका उत्पादन किया। तो भूमिपति ने चूँकि भूमि दी थी, जब उत्पादन के बाद मान लीजिए फल का पौधा है, फल बिके और उसके बाद पैसा मिला। अब ये पैसा चूँकि भूमिपति ने भूमि दी थी उसे दे दिया जाएगा कुछ पैसा, पूंजीपति ने बीज खरीदने के लिए पैसे दिए थे तो कुछ पैसा उसे दे दिया जाएगा, और कुछ पैसा जिसने मेहनत करके श्रम करके पौधे को उगाया उसको दे दिया जाएगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, वितरण। वितरण में
जो धन उत्पादित हो जाता है वो उत्पादन के साधनों के मध्य वितरित किया जाता है। जो भूमिपति, पूंजीपति और श्रमिक हैं ये उत्पादन के साधन हैं। हमारे समाज में कई आर्थिक समस्याएं पाई जाती हैं, जैसे कि गरीबी है, बेरोजगारी है, आय की असमानता है। तो इन सभी समस्याओं को हम यदि बेहतर ढंग से समझना चाहते हैं तो हमें इनके आंकड़े एकत्रित करने होंगे, और आंकड़ों का अध्ययन हम सांख्यिकी के अंतर्गत करते हैं। इसलिए आर्थिक समस्याओं को बेहतर ढंग से समझने के लिए अर्थशास्त्र में हम सांख्यिकी का अध्ययन करते हैं। अब अर्थशास्त्र में हम किन किन गतिविधियों का अध्ययन करते हैं, ये आपका क्वेश्चन हुआ। आंसर हो जाएगा उपभोग, उत्पादन और वितरण। या अर्थशास्त्र के कितने विभाग हैं, तो आंसर होगा उपभोग, उत्पादन एवं वितरण। ये अर्थशास्त्र के विभाग हुए। अब इसका पहला विभाग जो है कि उपभोग के अंतर्गत हम किन बातों का अध्ययन करते हैं, तो उपभोग के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं कि एक उपभोक्ता को विभिन्न वस्तुओं की कीमतें पता होती हैं और उसकी आय भी उसे पता होती है। अब वह अपनी आय से 3 वस्तुएं हैं, किसी भी वस्तु को खरीद सकता है, क्योंकि जो पैसा होता है वो वैकल्पिक प्रयोग वाला होता है। तो उपभोग के अंतर्गत वह इस बात का अध्ययन करता है कि इन वस्तुओं में से वह किन का चयन करे जिससे कि उसकी संतुष्टि अधिकतम हो सके। अर्थशास्त्र का जो दूसरा विभाग है वह है उत्पादन। अब उत्पादन में हम किसका अध्ययन करते हैं, एक जो उत्पादक होता है उसे पता होता है कि उसकी वस्तु के उत्पादन की लागत क्या होगी और जो वस्तुएं उसे खरीदना है उत्पादन के लिए उनकी कीमत क्या होगी। तो अब अर्थशास्त्र में इस बात का अध्ययन किया जाता है कि ये उत्पादक कैसे उत्पादन करे जिससे कि उसकी लागत जो है वो कम से कम आए और उसका उत्पादन अधिकतम हो, जिससे कि उसकी संतुष्टि अधिकतम हो सके। अर्थशास्त्र का जो तीसरा विभाग है वह है वितरण। वितरण में हम किसका अध्ययन करते हैं, मान लीजिए कि आपके घर में 10 लोग हैं और 10 लोगों ने मिलकर क्या किया, लस्सी बनाई। दिन भर काम किया और लस्सी बन गई, बहुत सारी लस्सी बनाई। अब इस लस्सी में से इन 10 लोगों को कितनी कितनी लस्सी मिलेगी, वो क्या हो जाएगा, वितरण। ऐसे ही जो उत्पादन होता है अर्थव्यवस्था में, वो उसमें जो सहायक होते हैं या उत्पादन के जो साधन होते हैं वो क्या होते हैं, या मजदूर मजदूरी करता है तो मजदूर जो है वो अपने काम के बदले में उसे पारिश्रमिक मजदूरी के रूप में मिलती है। पूंजीपति पूंजी लगाता है तो उसे ब्याज प्राप्त होता है। उत्पादन बिना पूंजी के तो हो नहीं सकता, और साहसी जो है उसे लाभ प्राप्त होता है। इन शॉर्ट जो उत्पादन होता है उसमें कई लोगों का हाथ होता है, और जो उस उत्पादन में सहयोग देते हैं बाद में उत्पादन को बेचकर जो आय प्राप्त होती है वह इनके मध्य बांट दी जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, वितरण कहते हैं। तो वितरण में हम इस बात का अध्ययन करते हैं कि इन सभी की संतुष्टि अधिकतम हो। फिर हमारी अर्थव्यवस्था में हमें कई समस्याएं देखने मिलती है, जैसे कुछ लोग तो बहुत गरीब हैं, कुछ मध्यम वर्ग के हैं और कुछ धनी हैं। एक अन्य समस्या शिक्षा से संबंधित है, कुछ लोग शिक्षित हैं, कुछ अशिक्षित हैं, कुछ को अच्छी नौकरी के अवसर हैं, कुछ लोग जो हैं वो बेरोज़गार हैं। ऐसे ही समाज में कई प्रकार की विषमताएं भी जन्म लेने लगी हैं। इसके अलावा और भी कई समस्याएं जो हैं हमें अर्थव्यवस्था में देखने मिलती हैं, जैसे सुनामी, भूकंप, बर्ड फ्लू। ये बीमारियां हैं, ये हम आम जीवन को प्रभावित करती हैं, जैसे अभी कोविड जो है कोरोना की बीमारी है। तो इन सभी बीमारियों से संबंधित इसके अलावा शिक्षा, पर्यावरण संबंधित कई समस्याएं हैं, निर्धनता, आय के वितरण की असमानता, जो अर्थव्यवस्था में ये समस्याएं पाई जाती हैं। अगर हम इनसे संबंधित आंकड़ों को इकट्ठा करें, सांख्यिकी आंकड़ों को इकट्ठा करें तो उससे क्या होगा, हम इन समस्याओं के संबंध में अपनी समझ को बेहतर कर सकेंगे। इसके अलावा अर्थशास्त्री यदि हम परिभाषा देखें तो अर्थशास्त्र क्या है, व्यक्ति और समाज की आवश्यकताएं क्या होती हैं,
अनंत होती हैं, और उन आवश्यकताओं की पूर्ति के जो साधन हैं, धन है, वो क्या हैं, अल्प हैं और वैकल्पिक प्रयोग वाले हैं। यानी साधनों का उसी से आप गेहूँ भी उपजा सकते हैं और उसी से आप चावल भी उपजा सकते हैं, तो वैकल्पिक प्रयोग वाले हैं। तो अर्थशास्त्र में हम इन समस्याओं का अध्ययन करते हैं। और मूल समस्या अर्थशास्त्र की क्या है, चुनाव की समस्या। और अर्थशास्त्र का मूल उद्देश्य क्या है कि जो व्यक्ति और समूह हैं वो उनके मध्य इस प्रकार उपभोग, वितरण या उत्पादन हो जिससे कि उनकी संतुष्टि अधिकतम हो सके।